Hello everyone. In this video we'll learn about International Solar Alliance ISA. ISA ने recently 8 सितंबर को फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजिकल समिट ऑर्गेनाइज किया था. We will learn more about this, but before that I would like to tell you that Unacademy has brought Prelims Revision Carnival and the special classes festival would start on 5th September. This program will help you in your preparation of prelims examination. अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लाया है जिसका पैटर्न वुड बी बेस्ड ऑन प्रीलिम्स पेपर 1. तो इस टेस्ट को देने के बाद आपके जितना भी स्कोर्स है उसके बेसिस पे यू कैन गेट अ चांस टू मीट यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 के टॉपर्स एंड टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स. Also, if you are looking for Unacademy subscription scholarship, then you should definitely apply for the tests which are going to be held on 20th September and 27th September. आप सभी को पता है very few days are left for a preparation, but Unacademy is standing by your side with all these benefits like learn life from the comfort of your home with unlimited access to all courses by top educators of India on one platform. You would also be provided with regular doubt clearing sessions and answer writing sessions. The study material would be provided in PDF format and आपके coverage of syllabus like the completion of your syllabus would be taken care of very nicely. ये सब करने के बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्टली रिव्यू करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, then the live test series are there to help you. Also, to get through any phase, there are the personal mentors who will help you in this entire process. All you need to get is just one subscription to avail to all these benefits. If you are comfortable in English, then the English batches are there. अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी की क्लासेस लगाई जाएंगी एंड द बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. आप सभी को पता है करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रिपरेशन. तो अनअकैडमी 7:30 पे आपके लिए एक क्विज़ कंडक्ट करेगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट के लिए और 40 मार्क्स. उस टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पे आप अपना रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं जिसमें आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. So if you are going for the subscription on Unacademy, then do apply the code SimpleYT for getting 10% extra off. And do subscribe to our channels. Now let's come to our topic, that is ISA. International Solar Alliance is a group of nations that lies within the tropics. तो जो ग्लोब पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि आप देखते हैं, इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज़ लाई करेंगी वो भले चाहे पार्शली लाई करे, फुली लाई करे, वो इसका पार्ट बन सकते हैं. तो पार्ट क्यों बनना है, लाइक वाई आर वी फॉर्मिंग दिस ग्रुप? दिस इज़ फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. तो आप सभी को पता है कि अभी हमारी डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है विच इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक फॉसिल फ्यूल्स वो थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड टू अस इन अनलिमिटेड स्टॉक. ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमें अनलिमिटेड स्टॉक में प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेचर इटसेल्फ, लाइक द सोलर एनर्जी, द विंड एनर्जी एट्सेट्रा. तो जो सोलर एनर्जी है उसको हम कितने अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो इस प्रोजेक्ट के मेन मोटिव में से एक है. So this is the globe. Here you can see the part Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This is the part where all the ISA countries are lying. तो partially हो, fully हो, like you can see the North America is not fully in this region, but a little part of North America is here. So this can be a part of ISA country. तो ये जो पार्ट है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. दिस इज़ द ड्राई एंड हॉट टोरेड जोन. क्योंकि यहाँ पे सन ओवरहेड होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 डेज़ के लिए हमें सनशाइन मिलती है.
So these countries are also known as sunshine countries. नाउ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, लाइक क्यों बनाया गया ये ग्रुप और कैसे बनाया गया. सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नंबर 21 इन पेरिस अलॉन्ग विथ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. तो PM मोदी ने लॉन्च किया था इसे विथ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हु वॉज हॉलैंड एट दैट टाइम ऑन 30 नवंबर 2015. तो तब से लेकर अब तक इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है वो हम जानेंगे इस वीडियो में. तो ये क्यों बनाया था, लाइक व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट चलाता है, UNEP एंड IEA, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है. तो हमें इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी. वी विल कम टू नो अबाउट दैट इन फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो. बट बिफोर दैट it was established for the policy ecosystem and integration concerning solar energy. See, जो UN बाकी सारे प्रोजेक्ट्स रन करता है वो कन्वेंशनल एनर्जीज, मतलब जितनी भी एनर्जीज है उन सब के लिए रन करता है, नॉट पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी. दिस प्रोजेक्ट इज द पार्ट वेयर द सोलर एनर्जी वुड बी कंसर्न. पूरा एनवायरमेंट को फोकस हटा के हमने सिर्फ सोलर एनर्जी पे फोकस किया है इन दिस प्रोजेक्ट. और जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो जो है वो सारी एनर्जीज पे काम करते हैं. एंड उसमें जो बिगर इंस्टीट्यूशंस है फॉर फिनेंस वो इन्वॉल्व नहीं होते. सो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ UN. सो ये प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी important project for India as well. We will come to know about that. So the first assembly was held on 3rd October 2018. So Star C program. अब assembly क्या है? Assembly मतलब assemble, to assemble, and assembly is basically the major decision making body. जितने भी डायरेक्शंस दिए जाएंगे इन दिस असेंबली, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो ही अप्लाई होंगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जो फर्स्ट स्टेप था वो था स्टार सी प्रोग्राम. अब स्टार सी प्रोग्राम क्या है? सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के थ्रू जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम उनकी बिल्डिंग कैपेसिटीज़ को, जो वो डोमेस्टिक कैपेसिटी, वो कितना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उनके पास जितना भी सनलाइट आती है उससे कितना एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, हम वो जानेंगे through this program, Star C program. Launch of Infopedia. What is Infopedia in this context? Yeah, Infopedia here is the website or the system that would provide all the information regarding the developments of those projects, the issues and the barriers in this project. क्योंकि जो countries involved हैं उनके लोगों को भी जानने का हक है that what is actually going on in this project. And it has partnered with over 40 organizations. These broadly include United Nations, multilateral development banks, development finance institution, etc. तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट. ये यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वी कैन एक्सचेंज आवर टेक्नोलॉजीज़ विद द डेवलप्ड कंट्रीज़, और हम उनसे भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल हेल्प. वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. अब इंडिया ने क्या इसमें कंट्रीब्यूशन किया है? क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूशन किया. एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ लीडर इन दिस प्रोजेक्ट. India has provided 5 acres of land in NISE, National Institute of Solar Energy campus. तो जितने भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, रिगार्डिंग आइसा, जितने भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स है, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स है, इंडिया ने अलाउ किया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस में कैरी आउट कर सकता है आइसा. ऑल्सो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ₹160 crore एज कॉर्पस फंड. जितना भी एक्सपेंडिचर है, लाइक बेसिक एक्सपेंडिचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया ने प्रोवाइड किया है 160 crore. एंड
फर्दर इंडिया इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रही है अप्रॉक्सीमेटली 225 करोड़ रुपीज़। अब इंडिया इज़ अ मेजर हब ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि द हेडक्वार्टर जो कि है वो गुरुग्राम इंडिया में है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि द हेडक्वार्टर इज़ इन इंडिया। सेकेंड असेंबली, तो एक असेंबली में इतने सारे काम करने के बाद हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सो द सेकेंड असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वॉज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल्सो इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली एंड फ्रांस वॉज को प्रेसिडेंट। अब हमने एस्टिमेट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 121 कंट्रीज इस आइसा में इन्वॉल्व हो सकती है, बट कंट्रीज विच हैव साइंड द एग्रीमेंट द नंबर इज 81. तो आउट ऑफ 121, 81 हैव साइन एंड 67 कंट्रीज हैव रैटिफाइड। तो ऐसा है कि रेटिफाई करना मतलब आप ऑफिशियली उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जितने भी कंट्री मैन हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो मान गए हैं उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। आपकी गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। बट एग्रीमेंट इज लाइक द मेंबर्स हु हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, दे हैव साइंड द एग्रीमेंट। तो ये जो डेटा है ये अपडेट होता रहता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऑप्ट आउट करती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन करती है, तो ये अपडेट होता रहता है। नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ आइसा? एनर्जी एक्सेस टू ऑल। तो इसमें ये है कि जितनी भी आइसा कंट्रीज़ हैं उनको इक्वली और अनबायस तरीके से जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा थ्रू दिस प्रोजेक्ट वो इक्वली और अनबायस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन ऑल द कंट्रीज़। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ है जो इस रीजन में आती है वो मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली दे आर पुअर कंट्रीज़ एंड दे नीड एक्सेस टू ऑल दिस एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है एंड देर आर कंट्रीज़ विच आर ऑलरेडी डेवलप्ड एंड दे विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू ग्रो मोर एंड मोर बाय प्रोवाइडिंग फिनेंसिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि इसमें बिगर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिनेंस इन्वॉल्व है लाइक वर्ल्ड बैंक एंड AIIB, NDB, तो ये सारे हमें जो फिनेंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ है जो इन्वॉल्व हैं वो इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है कि वो इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट अकेले संभाल पाएँ। ऑल्सो द बिल्डिंग कैपेसिटी इज़ लाइक एक कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है एंड दूसरी कंट्री है जिसके पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करके जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी बिल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करें। जितना ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी का, वो उतना ज़्यादा हम उसको यूज़ करें जिससे हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कम ज़रूरत पड़े। रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। सो लाइक आई टोल्ड यू दैट एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी है एंड देयर इज़ वन अनदर कंट्री जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। हो सकता ना हो, तो ये दोनों अपने एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल थ्रू दिस प्रोजेक्ट। Basically, the focus would be on solar energy and other renewable energy. So, what is India's role in this? So, India is a very important part in this project because India can emerge as energy leader. अब इंडिया के पास एक ऐसा मौका है कि वो इंटरनेशनली खुद को एनर्जी लीडर के तौर पे ला सकता है। कैसे? क्योंकि इंडिया के एक तो रिसेंटली इट हैज़ बीन इन न्यूज़ दैट टॉप 5 PSU ऑयल कंपनीज टू पार्टनर आइसा क्लाइमेट प्लान। और वो टॉप 5 कंपनीज हैं IOL, ONGC, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड गेल।
तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये इन्वेस्ट करना चाहती, वो आगे आ रही हैं आइसा में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे सोलराइजेशन होगा फ्यूल स्टेशंस का, जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। Oil and gas companies are making efforts to deploy solar panels, and also the current solar power installation has been 27 megawatt by India, or India is planning to uh, uh, solarize the fuel stations in next 5 years. So India is really having very great benefit in all this. Also India can popularize the techniques and adopt their practices. तो इंडिया के पास जो भी टेक्निक्स हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स है, द बिडिंग टेक्निक्स है, लाइक बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड्स एंड मसाला बॉन्ड्स, ये सब हम वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकते हैं। एंड जो दूसरी कंट्रीज़ है, तो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़, हम उनकी टेक्नोलॉजीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स और सोलार एनर्जी, सी सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर नॉट वेरी कॉस्टली, लेकिन उनको सेटअप करने के बाद उनको रन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक को, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारे हमको हेल्प करेंगे फॉर द कमर्शियली वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। Now, job generation on global level. See, India is facing a major problem, that is unemployment. तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है इंटरनेशनली, जो कि हमारे यहाँ पे जॉब्स जनरेट करें, जिससे हम बाहर ना जाके जो पीपल हैं, जो यूथ है, उसको यहीं पे इन्वॉल्व कर सके ऑन द ग्लोबल लेवल। Now, see, we are planning to have a very great project. Now, there would be challenges. Now, what could be the challenges? Equal and just access to energy, technology, and finance. अब देखिए, ऐसा है कि एक इसमें जितनी भी कंट्रीज़ है वो मोस्टली पुअर है, बट देर आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड कंट्रीज। सो द वेल डेवलप्ड कंट्रीज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, उनके पास अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उनके पास फिनेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। वाइल द अदर कंट्री जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ऑल्सो द टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेक्टर इज़ वेरी वीक, वो कम कंट्रीब्यूट करेंगे। देन डेफिनेटली व्हेन द प्रोडक्शन वुड बी ओवर, द डेवलप्ड कंट्री वुड आस्क फॉर मोर, क्योंकि उसने ज़्यादा दिया है तो वो ज़्यादा के लिए मांगेगा। एंड द अदर कंट्री दे वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड्स। तो हमें जो चैलेंज मेजरली जो फेस करना पड़ेगा, दैट वुड बी इक्वल एंड जस्ट एक्सेस। अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि इसको भी उतना ही मिले, उसको भी? तो उसके लिए वी विल नीड टू हैव अ वे आउट। द डिफरेंसेस इन ओपिनियंस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सब अपना इकोनॉमिकल बेनिफिट डेफिनेटली देखेंगे, लाइक ऑल द कंट्रीज़। तो इसमें ऐसा है कि द डिफरेंसेज वुड बी देयर रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट। जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, सिस्टम ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो सारी कंट्रीज़ इस फील्ड में काम करना शुरू कर देंगी। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, दे वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो अब वो चीज़ें हमें किससे खरीदनी है, कौन सी कंट्री से खरीदनी है, क्योंकि दे वॉन्ट टू हैव द बेनिफिट थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो there would be differences in this, and the inefficient use of funds. See, this practice has always prevailed कि जितने भी फंड्स है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसमें भी जितने भी फंड्स है वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोजेक्ट में, वो कंट्रीज़ अच्छे से, लाइक यू नो, देर इज़ ज़्यादा उसमें अग्रीमेंट के लिए हमें सारी कंट्रीज़ को मनाना पड़ेगा।
सारी कंट्रीज़ को इक्वल एंड अनबायस तरीके से जो जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है या फिर जो भी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी है वो सबको इक्वली देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सारी कंट्रीज़ के कंसेंट चाहिए और ये सब के लिए हमें असेंबल होना पड़ेगा एंड द फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन दैट प्रोसेस। उसमें यूज़अप हो जा रहे हैं सारे फंड्स। तो द efficient use of funds is not taking place because of this। ठीक है, चेकअप्स लगाने के लिए हमें ये सारे फंड्स को यूज़ करना पड़ रहा है जो कि सही जगह नहीं है यूज़ करने के लिए। सो नाउ वी नीड टू से दैट व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। तो क्लीन एनर्जी मॉडल्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू टोटल, हाँ तो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें धीरे धीरे शिफ्ट होना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। इस प्रोजेक्ट आइसा का मेन मोटिव यही है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। जितना ज़्यादा हो सके हमें सोलर एनर्जी को कंज्यूम करना है, सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है, सो डैट द फॉसिल फ्यूल्स जो कि नेक्स्ट कुछ सालों में ख़त्म होने वाले हैं वो बचे रहें। एंड द सब्सिडीज़ टू सोलर प्रोजेक्ट्स, जितनी भी सब्सिडीज़ हैं लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में जितनी भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं उनको हम धीरे धीरे सोलर प्रोजेक्ट्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करने लगे। द फंडिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग शुड बी प्रायोरिटी। अब देखो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो एंड यू नो दैट योर कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो आपको उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग देनी है। लाइक दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया शुड बी लिंक्ड विथ फ्रांस। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इंडिया में उसको हम आइसा से कैसे रिलेट कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हम क्लाइमेट चेकअप्स लगा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, जितनी भी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को इम्पेक्ट कर रही हैं, जो अच्छी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, लाइक द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनसे जितनी भी पोल्यूशन जनरेट होते हैं लाइक कार्बन, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो ये सारे चेकअप्स लगा के जो नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं विद आइसा कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, जो आइसा प्रोड्यूस कर रहा है उसको यूज़ कीजिए, सो दैट देयर वुड बी डेवलपमेंट इन बोथ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एज वेल एज द आइसा। So recently, World Solar Technology Summit has been held by ISA. It was first of its kind. Virtually 26,000 participants from 153 countries attended. तो ये इसलिए हेल्ड किया गया था कि जितने भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बताया जा सके दैट these are the developments and these are the issues and the barriers that are being faced by द आइसा प्रोजेक्ट। तो इस टेक्नोलॉजी में मेन चीज़ क्या हुई थी, 4 एग्रीमेंट हुए थे। फर्स्ट एग्रीमेंट वाज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक एंड आइसा। सेकेंडली, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड आइसा फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 million सोलर पम्प्स। थर्ड, MOU between Institute for Refrigeration Paris and ISA, implementation of 47 projects by ISA and NTPC, that is National Thermal Power Corporation Limited. So important thing to remember is technology journal was also released in this summit and that is called Solar Compass 360. So I guess this was all about the ISA. I hope you liked the lesson. Thank you.